सर्दियों का मौसम था। मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठा चाय पी रहा था और कुछ अखबार के पन्ने देख रहा था। तभी एक महिला हॉस्पिटल के बाहर निकली और उसकी ठोकर से चाय मेरे हाथ से गिर गई। मैंने उसे डांटा। मैंने कहा, दिखता नहीं है तुम्हें? तो घबराते हुए बोली, माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ी टेंशन में हूँ। मैंने देखा उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ है? उसने कहा, मैं अपने बच्चे का मैं अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल आई थी, पर डॉक्टर ने कोई दवा नहीं लिखी। उन्होंने बताया इसको एफटीटी है और उन्होंने खाने पीने की सलाह दी है। तब मैंने उसको बताया कि एफटीटी का मतलब होता है फेलियर टू थ्राइव। मैंने कहा, ये कोई बीमारी नहीं है। थ्राइव वर्ड का मतलब है फलना फूलना। जैसे कोई छोटा पौधा है, अगर उसको सही से खाद, सही से पानी और सही से धूप नहीं मिले तो पौधा मुरझा जाएगा, वो फल फूल नहीं पाएगा, ना बड़ा हो पाएगा। उसी प्रकार अगर कोई बच्चा है, उसको सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसकी भी ग्रोथ रुक जाएगी। तो फेलियर टू थ्राइव का मतलब यही है कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो फिजिकल ग्रोथ जितनी होनी चाहिए अपने ही एज और सेक्स के बच्चों से कम होती है, और ऐसा अक्सर हमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों में देखने को मिलता है। इस कंडीशन को फेलियर टू थ्राइव बोलते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक साइन है किसी शरीर में चल रहे प्रॉब्लम्स की। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वेट लॉस होने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है 3 वीक के अंदर जो उसका बर्थ वेट था उसको फिर से वो रीगेन कर लेता है। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है कि अगर बच्चा 10% से अधिक बर्थ वेट उसका लॉस हो गया है, या फिर जो उसका बर्थ वेट था 3 वीक के बाद भी वो बर्थ वेट गेन नहीं कर पा रहा है, तब भी ये कंडीशन एफटीटी में ही आएगा। उसने पूछा, आखिर इसकी डिफिनीशन क्या होती है? तो मैंने बताया कि वेट बाई हाइट कंसिस्टेंटली बिलो द 5th परसेंटाइल, ये इसकी डिफिनीशन है। तो उसने पूछा, इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? मैंने कहा, इसमें हाइट नहीं बढ़ती है, स्टंटिंग, बच्चे का वेट नहीं बढ़ता है, वेस्टिंग, बच्चा इरिटेबल सा रहता है क्योंकि उसको जो है सही से न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो उसका ब्रेन भी सही से काम नहीं करता है, तो इसलिए इस इरिटेबिलिटी भी इसमें देखने को मिलती है। और बच्चा पोषण सही से ना मिलने की वजह से थका थका सा रहता है, तो लेथार्जी भी देखने को मिलता है। और बच्चे के अंदर एनर्जी ही नहीं है, तो उसको कुछ खाने को दोगे तो वो खाएगा भी नहीं, तो फीडिंग डिफ़िकल्टी भी इसमें देखने को मिलती है। बाकी जब बच्चों को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो सही उसका डेवलपमेंट भी लेट ही होगा, तो डेवलपमेंटल डिले भी इसमें देखने को मिलता है। इसके 2 कॉज हो सकते हैं, एक तुम्हारा नॉन ऑर्गेनिक कॉज और एक होता है तुम्हारा ऑर्गेनिक कॉज। अगर कोई स्ट्रक्चरल या बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी बॉडी में हो रही है तो वो ऑर्गेनिक कॉज में आएगा। लेकिन ऐसा कोई भी बॉडी में कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, कोई भी फिजिकल एबनॉर्मलिटी नहीं है, ना ही कोई बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी है, तो नॉन ऑर्गेनिक कॉज में आएगा। जितने भी तुम्हारे साइकोलॉजिकल, सोशल या बिहेवियरल डिसऑर्डर हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं, ये सारे नॉन ऑर्गेनिक कॉज में आते हैं। और जो एफटीटी का 80% कॉज तुम्हारा नॉन ऑर्गेनिक कॉज ही होता है। इसमें सबसे पहला आता है पॉवर्टी, गरीबी मेन कारण है, क्योंकि गरीबी की वजह से कभी कभी लोग बच्चे को जो न्यूट्रिशन जिस एज में चाहिए थी वो उसको दे नहीं पाते, उसकी वजह से उसकी फिजिकल ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। दूसरा है इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग, भरपूर मात्रा में स्तनपान ना कराना। इस वजह से भी बच्चे का वेट नहीं बढ़ता है, क्योंकि 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना कंपलसरी है। 6 मंथ का जो पीरियड होता है बर्थ से लेकर 6 मंथ का, उस समय बस केवल ब्रेस्ट मिल्क ही बच्चे को चाहिए होता है, उसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए होता है। लेकिन अगर वो भी उसको पूरा सही से नहीं मिलेगा
तो उसकी फिजिकल ग्रोथ कैसे होगी। तीसरा है फीडिंग डाइल्यूटेड फार्मूला मिल्क। अब जो लोग पाउडर वाला बच्चे को दूध पिलाते हैं, जिनकी माँ नहीं होती या फिर कोई और कंडीशन होता है, मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो पानी को ज़्यादा ही मिला देते हैं, जिसकी वजह से मिल्क डाइल्यूट हो जाता है, तो बच्चे की न्यूट्रिशन के हिसाब से उसको सही से मिल नहीं पाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। चौथा है तुम्हारा इनएडिक्वेट कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जो कि तुम्हारा प्रॉब्लम है। उस महिला जो आई थी उसका यही प्रॉब्लम था, क्योंकि बच्चा 6 मंथ के ऊपर क्रॉस कर चुका था और 6 मंथ के बाद केवल मिल्क पर डिपेंड नहीं रह सकते, उसके साथ उसको सॉफ्ट फूड खिलाना स्टार्ट करना चाहिए, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग देना उसको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे सॉफ्ट फूड में तुम्हारा आ गया बनाना हो गया, पोटैटो हो गया, एग हो गया, खिचड़ी, सूजी का हलवा, खीर वगैरह। तो डॉक्टर ने उसको यही रिकमेंड किया था। उसने कहा हाँ यही तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। मैंने कहा तुम्हारा देखो नॉन ऑर्गेनिक कॉज है, जो कि 80% केसेस में होता है FTT के, और क्योंकि तुम उसको कम्प्लीमेंट्री फीडिंग सही से नहीं कर रही हो, इस वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो उसने कहा ठीक है, अब से ये ध्यान दूंगी। फिर उसने पूछा और क्या कारण हो सकते हैं, तो मैंने कहा कि चाइल्ड नेगलेक्ट ये भी एक कारण हो सकता है। जैसे मान लो एक माँ बाप के जो है कोई लड़की पैदा हुई, अब वो लड़का चाहते थे, क्योंकि लड़की पैदा हो गई इसलिए वो उस पर सही से ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो खा रही है तो ठीक, नहीं खा रही तो ध्यान नहीं दे, क्योंकि बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सही टाइम पे खिलाना ज़रूरी होता है हर दिन, क्योंकि अगर बच्चा फूड स्किप करेगा तब भी उसकी फिजिकल ग्रोथ नहीं होगी, तो वो FTT की कंडीशन में आ जाएगा। और जो लास्ट कॉज है नॉन ऑर्गेनिक का, वो है ब्रेस्ट फीडिंग मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन बहुत सारे अवधारणाएं लोगों में फैली रहती हैं कि ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराने से जो माँ को कोई बीमारी हो सकती है या माँ कमज़ोर हो सकती है, इसलिए वो 6 मंथ के पहले ही कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग को रोक देते हैं और बस खाना देने लगते हैं। तो इस वजह से भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 6 मंथ तो ज़रूरी ही है। तो अर्ली स्टॉपेज मिल्क का करना ये एक दिक्कत की बात है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक काज की, जो कि 20% होता है। मतलब वास्तव में उसको कोई बीमारी हुई है, उस वजह से FTT डेवलप हुआ, तो उसको हम ऑर्गेनिक काज में कंसीडर करेंगे। इसमें देखो तुम्हारा स्ट्रक्चरल या बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटी होगी बॉडी में, कोई फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी होगी, मतलब कोई डिजीज़ है, उसी की वजह से तुम्हारा FTT साइन मिल रहा है। तो ऑर्गेनिक कॉज में पहला आता है GIT। इसमें अगर बार बार डायरिया हो रहा है बच्चे को, तो उसकी वजह से भी वेट गेन नहीं होगा। तो रिकरेंट डायरिया, या फिर खाना शरीर को लग नहीं रहा है, माल एब्जॉर्प्शन, या फिर उसको IBD भी हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। अगर रेस्पिरेटरी काज की बात करें तो उसमें तुम्हारा अस्थमा आएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। और कार्डियोवास्कुलर कॉज की बात करें तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़। रेनल की बात करें तो UTI। एंडोक्राइन की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी, डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें कि थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। और CNS कॉज की बात करें तो सेरेब्रल पैल्सी और CNS एनोमली देखने को मिलता है। जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें, इसकी मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर तुम्हारा डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। इन्फेक्शन की बात करें तो TB हो सकता है, HIV हो सकता है, वॉर्म इन्फेस्टेशन हो सकता है। मिसलेनियस कॉज की बात करें तो इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर, वस्कुलर डिसऑर्डर और मैलिग्नेंसी हो सकता है। अब ये तो हमने जान लिया कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। ऑर्गेनिक हमने, नॉन ऑर्गेनिक कॉज की बात की, हमने ऑर्गेनिक कॉज की बात की। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, क्या जांच हमें करानी चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे बच्चे की। बच्चा तो बोल नहीं पाएगा, छोटा बच्चा, तो माँ बाप से हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, यह जानने के लिए कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है शरीर में। उसके बाद हम ऑब्ज़र्व करेंगे फैमिली का इंटरेक्शन बच्चे के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, चाइल्ड निगलेक्ट या चाइल्ड अब्यूज़ की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस वजह से ऑब्ज़र्वेशन करना ज़रूरी है, फैमिली का इंटरेक्शन बच्चे के साथ कैसा है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट जो आप याद रखिए, केवल जो सस्पेक्टेड ऑर्गेनिक केसेस होते हैं
एफटीटी के, उन्हीं का इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लो कोई नॉन ऑर्गेनिक कॉज है, जैसे तुम्हारा कोई बिहेवियरल, सोशल या साइकोलॉजिकल काज है, कोई मिसकंसेप्शन है, सही से फीडिंग नहीं कर रहे हो, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसमें मिसकंसेप्शन को दूर करना, उसको एक्नॉलेज करना है, तो इसमें किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिक कॉज है तब उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑर्गेनिक कॉज अंडरलाइन डिजीज़ की वजह से होता है। तो अब देखो उसमें फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन हम क्या करते हैं। पहला है तुम्हारा सीबीसी करते हैं विथ ईएसआर। दूसरा है यूरिन एंड स्टूल माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर। तीसरा है रेनल फंक्शन टेस्ट। चौथा है लीवर फंक्शन टेस्ट। और पांचवा है सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करते हैं। तो एक बार हमें पता चल जाए ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक कॉज क्या है, मतलब बच्चे में क्या किस वजह से हुआ है, तब हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट में देखो पहला क्या है, न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन। इसमें क्या करते हैं, न्यूट्रिशन उसको सही से देना ज़रूरी है। जैसे कि अगर 6 मंथ से कम है तब तो ब्रेस्ट फीडिंग ही देंगे। अगर 6 मंथ के ऊपर चला गया है तो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी देना ज़रूरी है। उसके साथ कुछ और सॉफ्ट चीज़ें जैसे होती हैं, फ्रूट्स वगैरह, खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, अंडे हो गए, ये सब देना ज़रूरी है। अगर मान लो बच्चा बहुत ही वीक है, मतलब फीडिंग डिफ़िकल्टी है उसमें, वो खा भी नहीं पा रहा है, तब हम नैज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं, नाक से एक ट्यूब डालते हैं पेट तक, उसको एनजी ट्यूब कहते हैं। इसके द्वारा हम बच्चे को फीडिंग कराते हैं। तो ये सीवियर एफटीटी केसेस में ऐसा हमें करना पड़ सकता है। बाकी एडिक्वेट भरपूर मात्रा में कैलोरी और प्रोटीन देना ज़रूरी होता है, एडिक्वेट कैलोरी एंड प्रोटीन। उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग ऑर्गेनिक कंडीशन। जो भी ऑर्गेनिक डिजीज़ हैं उनको भी ट्रीट करना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से एफटीटी डेवलप हो रहा है, समझ रहे हो। तो उसको ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा है तुम्हारा मैनेजमेंट ऑफ साइको सोशल इशू। अगर कोई फैमिली में प्रॉब्लम है तो उसकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। पेरेंट को भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत है कि बच्चे के सामने झगड़ा वगैरह ना करें और बच्चे का सही से ध्यान दें। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कोई इंसान बच्चे के सामने झगड़ा कर रहा है तो उसकी वजह से साइको सोशल स्ट्रेस की वजह से भी कभी कभी क्या होता है, वेट गेन नहीं होता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था हमारा फेलियर टू थ्राइव लेक्चर के बारे में। बाकी अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।